जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अगर इंग्लिश में बोलें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आप सभी जानते हैं हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को लागू किया गया, जो विश्व के सारे लोकतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा संविधान है। वो भारत देश का संविधान है। संविधान से क्या तात्पर्य है कि वो ऐसे एक नियम कानूनों की किताब है जिसके हिसाब से हमारे देश को चलाया जाता है। तो अब भारत में ये स्थिति है कि हमारे भारत देश को संविधान के हिसाब से चलाया जाता है, लेकिन जब हमारे भारत देश पर अंग्रेज शासन करते थे तो अब अंग्रेज मान लीजिए कोई एक व्यक्ति तो अकेला शासन नहीं करता था, एक से ज्यादा व्यक्ति हमारे भारत देश पर शासन करते थे और वो किन नियम कानूनों के हिसाब से शासन करते थे, वो नियम कानून आज हमें पढ़ने हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना शुरू करना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और 1947 खासकर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था वो हमें पढ़ना है। जो 1935 वाला अधिनियम था, वर्तमान में हमारे भारत का जो संविधान है 1935 वाले अधिनियम से बहुत कुछ इसमें लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। इसमें सारे के सारे हम चार्टर एक्ट कवर करेंगे, कॉर्नवालिस को कवर करेंगे, उसके बाद जब ताज का शासन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब कंपनी के हाथ से सत्ता चली जाती है और जो इंग्लैंड का ताज है वो भारत में प्रत्यक्ष तौर पर शासन करता है, वायसराय के माध्यम से शासन किया जाता है, वो सभी की सभी बातें हम पढ़ेंगे। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में होती है और वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। उस समय भारत के जो शासक थे वो थे बादशाह जहांगीर, जो मुगल वंश के चौथे शासक थे। उस समय तक जो मुगल वंश था एक बहुत शक्तिशाली वंश था, लेकिन जैसे जैसे जो भारत के राजा महाराजा कमजोर पड़ते गए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मौके का फायदा उठाया, एक दूसरे को आपस में लड़वाया और भारत पे अपनी सत्ता काबिज की। और एक समय ऐसा आया कि जब सारे के सारे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया, उसके बाद 1857 में भारत की आजादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई, जिससे कंपनी की सत्ता तो भारत से समाप्त हो जाती है, लेकिन जो भारत का शासन है वो इंग्लैंड का जो ताज है उसके अधीन हो जाता है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है और 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई में जो अंग्रेज है भारत के 3 महत्वपूर्ण शासकों को हरा देते हैं और उसके बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है जो 12 अगस्त 1765 को होती है। उसके तहत जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार है उसकी जो दीवानी अधिकार है, मतलब जो कर वसूलने के अधिकार हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं। और अब अगर किसी को आप कर वसूलने के अधिकार ही दे दें तो वो तो एक किस्म से राजा ही बन गई। तो इस हिसाब से बंगाल उसके कब्जे में आता है और धीरे धीरे करके सारा का सारा भारत उसके कब्जे में आ जाता है। तो क्या होता है कि जब जो इंग्लैंड की संसद है, जो ब्रिटेन की संसद है, वो क्या काम करती है, वो देखती है कि कंपनी तो बहुत शक्तिशाली होती जा रही है, तो उसको भी कंपनी से कर चाहिए थे और कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करना था। तो कंपनी के कार्यों को, कंपनी में जो लोग थे, जो अफसर थे, जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में काम करते थे, उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला एक्ट लाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे क्या क्या कार्य किए गए, एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उन्हीं पे बात करेंगे। बंगाल का जो गवर्नर है, देखिए बंगाल का पहला गवर्नर किसको बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद यहां से जो बंगाल के गवर्नर है उसकी शक्ति बढ़ा दी गई और उसके बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कहना शुरू कर दिया। सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ 4 सदस्य जोड़े गए, जिसको कार्यकारी परिषद की संख्या थी यहाँ पे 4। मतलब जो भी फैसले लेने होते थे, जो एक गवर्नर जनरल हो गया और 4 उसके सहायक सदस्य हो गए एक कार्यकारी परिषद में, वो सारे के सारे फैसले ले सकते थे। फिर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया। आप कहेंगे कि जो आज हमारे भारत देश का सुप्रीम कोर्ट है वो तो दिल्ली में है। जी, ये एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज थी। इसकी जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो बहुत थी। इसके फर्स्ट जो बहुत कम थी, मतलब इसकी जो फर्स्ट न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे और उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। इसके सदस्य अगर आपसे पूछे जाए तो वो थे 24 सदस्य। कंपनी के अफसरों पर नियंत्रण बढ़ाया गया। ऐसा क्यों किया गया? देखिए क्या होता है कि इस समय जो कंपनी के अफसर थे वो अपना पर्सनल व्यापार भी करते थे। तो अब जो कंपनी है उसका व्यापार तो घाटे में जा रहा था, लेकिन जो कंपनी के अफसर थे वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या किया गया कि उनके रिश्वत लेने या फिर उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। उनसे कहा गया कि आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, आपको कंपनी की तरफ से तनख्वाह मिलती है तो आप कंपनी का ही कार्य करेंगे, आप अपना पर्सनल व्यापार नहीं करेंगे। ये सभी बातें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कह दी गई। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए एक तो बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट, एक बना दिया गया गवर्नर जनरल। तो इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट यानी विवाद होने शुरू हो जाते हैं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है।
सुप्रीम कोर्ट वाले बोलेंगे कि हम ज्यादा शक्तिशाली है और गवर्नर जनरल कहेगा कि आप शक्तिशाली नहीं हो, हम आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो इन दोनों ने पत्थर भेजने शुरू कर दिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि किसकी शक्ति ज्यादा है वो आप डिफाइन कीजिए। आपने ये एक्ट तो बना के रख दिया लेकिन शक्ति तो किसी की भी डिफाइन नहीं की। और देखिए जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे पहले यहाँ पे भारत में उनके 3 प्रांत थे इंग्लैंड वालों के, मतलब कंपनी के यहाँ पे 3 मुख्य प्रांत थे। वो कौन कौन थे? कौन कौन से क्षेत्र से? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। और तीनों के जो अलग अलग है, तीनों के अलग अलग गवर्नर थे, तीनों की शक्तियां अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पे बंगाल पे फोकस किया गया क्योंकि सबसे समृद्ध क्षेत्र था। और जो मद्रास और बंबई के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो यहाँ पे डिस्प्यूट क्या होता है कि अगर बंबई या फिर मद्रास के जो गवर्नर के प्रांत है वहां से अगर कोई भी विवाद होता है, कोई भी वाद विवाद है, तो वो किसके पास आएगा? तो मतलब कौन बड़ा है? बंगाल के गवर्नर जनरल के पास आएगा केस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके पास आएगा? तो इस बात पे विवाद चल रहा था। तो 1781 का संशोधन अधिनियम आया, इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि गवर्नर जनरल और परिषद को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया कि आपकी जो शक्ति है वो गवर्नर जनरल से कम है, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसकी शक्ति बढ़ा दी गई। ठीक है। कलकत्ता के सभी निवासियों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में रखा गया कि कलकत्ता जो नगर है उसके जो सारे के सारे निवासी थे उनको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में रखा गया। इसमें एक कार्य किया गया था कि जो हिंदू थे उनके ऊपर जो मतलब फैसले सुनाए जाते थे वो हिंदू कानूनों को ध्यान रख के सुनाए जाते थे, और जो मुस्लिम थे उनके ऊपर जो फैसले हैं वो फारसी कानूनों को ध्यान में रख के सुनाए जाते थे। ये बात यहाँ पे की गई। प्रांतीय न्यायालयों से जो अपील थी वो कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आएगी, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास जाएगी। ये यहाँ पे जो इनका वाद विवाद था उसको खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे भी इतना ज्यादा हल नहीं हुआ। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? क्योंकि उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उसके नाम पे ये इसका नाम पड़ा। तो इसमें क्या किया गया? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब तक जो कंपनी है उसकी कंपनी के जो कार्य थे भारत में उसको कौन संभाल रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके 24 सदस्य थे। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधान किया गया कि राजनीतिक कार्यों को अलग कर देंगे और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर देंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि आपका कार्य क्या है कि आप सिर्फ कॉमर्शियल जो वर्क है, मतलब जो वाणिज्यिक कार्य है उनके प्रति ध्यान दीजिए, और राजनीतिक कार्यों के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। इसमें 6 सदस्य थे। अगर आपसे पूछे, ये बहुत ताकतवर बॉडी थी। तो यहां पे अगर पूछे कि कहां पे जाके बंटवारा हुआ, तो वो हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। अब यहाँ पे 2 बॉडी हो गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। प्रांतों के गवर्नरों को भी परिषद प्रदान की गई कि जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनको भी अब परिषद, मतलब उनके साथ कार्य करने के लिए भी लोगों को लगा दिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल को अब वीटो का अधिकार दे दिया गया। वीटो का क्या मतलब होता है कि किसी कार्य को करने से मनाही करना। अब देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें कहा गया था कि जो 1781 के एक्ट में कहा गया था, 1773 वाले में तो कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो सबसे ऊपर है। अगर बंबई और मद्रास में कोई मामले आते हैं तो वो किसके पास जाएंगे? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पास जाएंगे। ये कहां पे कही गई? ये बात कही गई 1781 के संशोधन अधिनियम में। लेकिन यहाँ पे उसके पास शक्ति नहीं थी, मामले तो उसके पास चले गए। ठीक है, वो देख सकता है मामलों को लेकिन वो रोक नहीं सकता था। अब उसके पास वीटो का अधिकार भी दे दिया गया कि अगर उसको कोई बात सही नहीं लगती, बंबई और मद्रास की जो कार्यकारी परिषद थी गवर्नर की, उसने अगर कोई भी बात उसको कही और मामला अगर कलकत्ता में आ गया तो वो उसको रोक सकता था, वो उसको मनाही कर सकता था। और अगर गवर्नर जनरल ने वीटो का प्रयोग कर दिया तो मामला वहीं खत्म हो जाता था। मतलब उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। काउंसिल के 3 सदस्यों में से एक कमांडर इन चीफ। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे काउंसिल के 4 सदस्य थे, तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्ति बहुत कम थी। गवर्नर जनरल के पास कोई विशेष अधिकार नहीं था। मतलब अगर कोई फैसला होना था तो वो बहुमत से होना था। अब मान लीजिए 5 सदस्य हैं, एक गवर्नर जनरल है जिनमें से 4 अन्य सदस्य हैं, तो गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी वो भी उन सदस्यों जितनी ही थी फैसला लेने में। अगर किसी फैसले में 3 सदस्य एक तरफ हो गए और गवर्नर जनरल और 1 सदस्य एक तरफ हो गए तो जो बाकी 3 है उनकी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया? गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। वो किसके फैसले पे दिया गया? जो बंबई और मद्रास से अगर कोई फैसला है तो वो गवर्नर जनरल उनको रोक सकता था। काउंसिल के 3 सदस्यों में से एक कमांडर इन चीफ। यहाँ पे क्या किया गया? जो कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे उनमें से एक सदस्य कम कर दिया गया, अब कर दिए गए 3 सदस्य, और उन 3 सदस्यों में से भी एक कमांडर इन चीफ होगा, यानी जो सेना प्रमुख है वो भी इसमें शामिल कर दिया गया। अब यहाँ से गवर्नर जनरल को क्या फायदा हुआ? गवर्नर जनरल को फायदा हुआ कि अब अगर एक सदस्य भी उसके साथ है तो बहुमत है उसके पास। मतलब अब 4 सदस्य हैं, 4 सदस्यों में 2 की राय अलग है
और गवर्नर जनरल और एक सदस्य की राय अलग है। तो जिस साइड गवर्नर जनरल होगा उस साइड की बात मानी जाएगी। ये बात यहाँ पे स्पष्ट कर दी गई। तो गवर्नर जनरल की शक्ति को थोड़ा बढ़ाया गया। ब्रिटिश अफसरों की ज्वाइनिंग के बाद 2 महीने में उनकी संपत्ति की जांच की जाएगी। ये प्रावधान क्यों किया गया? इससे रिलेटेड कुछ प्रावधान आज के समय में भी है कि जब आप फॉर्म भरते हो, मतलब एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ते हो या जब आप अफसर बनते हो, ज्वाइनिंग करते हो, तो आपको अपनी संपत्ति की डिटेल देनी होती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, ताकि भविष्य में जब आपकी संपत्ति चेक की जाए तो आपको पता चले कि आपकी सैलरी तो इतनी है लेकिन आपकी संपत्ति एकदम से इतनी कैसे बढ़ गई। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि जो ब्रिटिश अफसर थे वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसके कारण कंपनी घाटे में जा रही थी लेकिन अफसर अमीर होते जा रहे थे। तो ये प्रावधान किया गया कि जब इंग्लैंड से कोई अफसर आके भारत में ज्वाइन करेगा तो 2 महीने के अंदर उसको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उसके बाद आता है जी 1786 का अधिनियम, जो कॉर्नवालिस से संबंधित है। बहुत से लोग इसको पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो रोते हैं। ठीक है, 1786 में गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। किसको बनाया गया? कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस उस समय एक चर्चित नाम था। चर्चित नाम कैसे था? जब आप अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पढ़ेंगे तो आप कॉर्नवालिस के बारे अच्छे से जानेंगे। तो उस समय कॉर्नवालिस का नाम इतना था कि उससे कंपनी के लिए सरकार ने रिक्वेस्ट की कि आप भारत में गवर्नर जनरल बन के जाइए। कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति को इतनी बड़ी पोस्ट ऑफर की जा रही है, उससे कहा जा रहा है कि आप गवर्नर जनरल बन के भारत जैसे देश में जाइए, तो उसकी पावर कितनी होगी। लेकिन वो बंदा आगे से कह रहा है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, और इससे भी बड़ी बात देखिए, सरकार उसकी उन शर्तों को मान लेती है। शर्तें क्या क्या रखी गई? उसने कहा कि जो कमांडर इन चीफ है उसका पद मैं अपने पास रखूंगा। मैं ही गवर्नर जनरल जब तक रहूंगा तब तक कमांडर इन चीफ का पद भी मेरे पास ही रहेगा। मतलब युद्धों से रिलेटेड जो भी काम होगा वो मेरे अंडर में होगा। ठीक है भाई। परिषद के निर्णयों पर भी वीटो का अधिकार। गवर्नर जनरल अगर कॉर्नवालिस बनेगा तो उसने कहा अगर मैं गवर्नर जनरल बनूंगा तो ये मेरे जो बाकी 3 सदस्य हैं, अगर मैं इनके किसी फैसले से संतुष्ट नहीं हूं, मतलब मेरे को बहुमत का चक्कर नहीं चाहिए, मेरे को फ्री हैंड दिया जाए। अगर मैं इनके किसी फैसले से संतुष्ट नहीं हूं तो मैं इनके फैसले को भी वीटो कर सकता हूं कि मेरी शक्ति बढ़ा दी जाए। ठीक है, ये बात सिंपल कही गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति कॉर्नवालिस ने कहा कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, मैं किसी को कोई ज्यादा भी मैं किसी के प्रति जिम्मेवार नहीं होगा, मैं फ्री हैंड काम करूंगा। तो सरकार ने कहा ठीक है, आपको दे देते हैं। तो गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने क्या कहा? मैं गवर्नर जनरल तब बनूंगा जब आप इनको कानून के तौर पे बनाएंगे, सिर्फ बोल के काम नहीं चलेगा, लिखित में दीजिए। फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए, चार्टर एक्ट आपको 4 याद रखने हैं, 20-20 साल का अंतर है चारों के बीच। सबसे पहले 1793 का चार्टर अधिनियम आया। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 साल के लिए व्यापार पर एकाधिकार, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत में व्यापार करने का अधिकार था वो एकाधिकार था। मतलब इंग्लैंड से या ब्रिटेन से कोई और कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश संसद ने यह प्रावधान किया कि अगले 20 साल तक भी आपके पास ही ये एकाधिकार रहेगा, आप ही सिर्फ व्यापार करेंगे। कंपनी के लाभ में से 10% लाभांश। अब जो कंपनी थी, कंपनी किसी एक बंदे की तो थी नहीं, उसके बहुत से जैसे जो शेयर होल्डर्स थे, तो प्रावधान किया गया कि जितना कुल लाभ होगा उसमें से 10% डिविडेंड यानी लाभांश उसके जो शेयर धारक है उनको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उनको सिर्फ 10% दिया गया। अब देखिए, जो ब्रिटिश सरकार थी वो ये सब बातें क्यों कर रही थी? मेन चीज उसको क्या थी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो यहाँ पे भारत में शासन कर रही है, उससे जो ब्रिटिश सरकार है उसको भी कर चाहिए था, यानी टैक्स चाहिए था। तो क्या प्रावधान किया गया कि 5 लाख ब्रिटिश पाउंड प्रति वर्ष कंपनी सरकार को देगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है वो कंपनी देगी, यानी भारत से जो राजस्व वसूला जाएगा, भारत से जो पैसा इकट्ठा होगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बॉडी है जो कंपनी की देखरेख के लिए बनाई गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, राजनीतिक जो निकाय था, उसका जो खर्चा है वो भी कंपनी को ही देना होगा। ये प्रावधान किया गया। उसके बाद क्या किया गया? अब देखिए, जो कंपनी में अफसर थे, मतलब एक तो जो बड़ी पोस्टें होती हैं और एक होती है छोटी पोस्टें, तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो रॉयल अप्रूव्ड था, मतलब जो यहाँ पे जैसे गवर्नर जनरल आएगा, कमांडर इन चीफ आएगा या जो बड़े अफसर आएंगे, तो जब उनकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कंपनी के जो शेयर धारक है वो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन उनको रॉयल अप्रूव्ड कराना पड़ेगा। मतलब जो ब्रिटेन का राजा या रानी है उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके 20 साल के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। इस पीरियड के बीच यूरोप में क्या चल रहा था? नेपोलियन चल रहा था। तो नेपोलियन ने सारे यूरोप को धमकी दी कि जो भी ब्रिटेन के साथ व्यापार करेगा वो नेपोलियन का दुश्मन माना जाएगा। तो फिर जो बाकी के व्यापारी थे, अब सिर्फ ये तो एक कंपनी थी ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके अलावा अन्य व्यापारी, अन्य बड़ी बड़ी कंपनियां भी ब्रिटेन में थी, तो वो भी सरकार पर दबाव डाल रही थी कि हमें भी भारत की तरफ जाकर व्यापार करना है। तो उनके दबाव के आगे सरकार झुकी और 1813 का चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि आप सिर्फ चाय
और चीन के साथ व्यापार पे तो आपका एक अधिकार रहेगा। लेकिन जो बाकी इनके अलावा इन दो चीजों को छोड़ के जो सारे क्षेत्र हैं वो सभी लोगों के लिए, यानी सभी यूरोपियों के लिए, यानी यूरोपियों से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, ब्रिटेन के वासियों के लिए खोल दिए गए। ठीक है, कंपनी का शासन आगे 20 साल के लिए बढ़ाया गया, यहां पे भी 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, यहां पे भी 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अब उनका क्या मानना था कि वो भारत पे राज करना चाहते थे, अपने सामान को भारत में बेचना चाहते थे, भारत के लोगों को यूरोप के रंग ढंग में डालना चाहते थे ताकि उनको व्यापार में फायदा हो सके। और ईसाई मशीनरियों को भारत में इसलिए कहा गया, आने को छूट दी गई, क्योंकि जो धर्म के नाम पे लोगों को अपनी तरफ और ज्यादा किया जा सके, ये बात यहां पे की गई। उसके बाद क्या किया गया, शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि जो भारत के लोग हैं उनको पढ़ाने के ऊपर कंपनी 1 लाख व्यय करेगी। लेकिन ये पैसा बहुत दिन तक खर्चा ही नहीं गया। यहाँ पे 2 डिबेट थी। सबसे पहले डिबेट थी कि कंपनी के कुछ अफसर चाहते थे कि जो शिक्षा है वो अंग्रेजी के जो सब्जेक्ट ब्रिटेन में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उनमें दी जाए, और कुछ कह रहे थे कि जो भारतीय लोग हैं उनको भारतीय विषयों में ही शिक्षा दी जाए। फिर दूसरी डिबेट क्या थी कि कुछ कहेंगे जो शिक्षा का माध्यम है वो इंग्लिश होगा, और कुछ कह रहे थे कि देसी भाषाओं में ही भारतीयों को शिक्षित किया जाए। तो ये डिबेट चलती रही और ये 1 लाख रुपया ऐसा ही पड़ा रहा। संवैधानिक तौर पर कंपनी का जो क्षेत्र है वो पहली बार कहा गया कि जो कंपनी ने भारत में जिस जिस क्षेत्र पर कब्जा किया है वो सारा का सारा ब्रिटिश क्षेत्र होगा। यहाँ तक एक यहाँ पे जो 1813 का चार्टर एक्ट आया, इस समय तक जो मराठा क्षेत्र हैं वो कंपनी के अंतर्गत नहीं थे, पंजाब कंपनी के अंतर्गत नहीं था, सिंध कंपनी के अंतर्गत नहीं था, लेकिन भारत के बहुत ज्यादा क्षेत्र इस समय तक कंपनी के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1813 का चार्टर एक्ट। उसके 20 साल बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि देखिए, जो 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें बंगाल के जो गवर्नर था उसके पद को क्या बोल दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, अब भारत के सारे क्षेत्र पर ही लगभग कंपनी का कब्जा हो चुका था, तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट को भारत के गवर्नर जनरल की पोस्ट के रूप में बदल दिया गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो बना विलियम बेंटिक। इसने क्या किया, विलियम बेंटिक का नाम आपको कहां पे याद रखना है, भारत में एक कुप्रथा थी, बहुत बड़ी कुप्रथा थी, सती प्रथा, जिसकी भेंट ना जाने कितनी स्त्रियां चढ़ी। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया और कहा गया कि अगर कोई सती प्रथा का प्रचार करता है या फिर सती प्रथा को अपनाता है तो उसको मृत्यु दंड के समान ही वहां पे कार्रवाई की जाएगी। ये बात यहाँ पे कही गई, तो ये बात आपको याद रखनी है विलियम बेंटिक से। कंपनी का शासन पुनः 20 वर्ष बढ़ाया गया। अब कंपनी को क्या कहा गया कि अब देखिए आपने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, अब आप व्यापार छोड़िए, अब आपको व्यापार नहीं करना है। व्यापार करने के लिए बहुत से लोग ब्रिटेन से भारत में आ चुके हैं, अब आप सिर्फ राजनीतिक निकाय के तौर पर कार्य कीजिए। ठीक है, मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियां समाप्त। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कहा था कि जो मद्रास और बंबई है उनके पास भी विधायी शक्तियां थी, मतलब वो कानून बना सकते थे, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो उस समय उस कानून को वीटो कर सकता था। अब सीधा बोल दिया गया कि आपके पास कोई कानून बनाने की शक्ति नहीं है, जो कानून बनाएगा वो भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। तो यहां से क्या कह सकते हैं हम कि और ज्यादा केंद्रीकरण और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होता गया प्रशासन का। फिर गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य भी जोड़ दिया गया। अब देखिए आप, विधि सदस्य जोड़ दिया गया। पहले कितने सदस्य थे, सबसे पहले जब गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, तो 4 सदस्य थे। ठीक है, गवर्नर जनरल के अलावा। उसके बाद 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 1 सदस्य कम कर दिया गया, मतलब 3 + 1 रह गए, और अब एक विधि सदस्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, और भारत का पहला विधि आयोग कब बना, 1834 में बना। इसके बाद ही बना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए, अगर आप एनालिसिस करें, यहां से ऐसे जाते रहें, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी की शक्ति भारत में कम होती जा रही है, सरकार की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो अब क्या किया गया, जो 1853 का चार्टर एक्ट आया, इसमें सबसे पहले तो कंपनी के हाथ से क्या छीन लिया गया। इससे पहले जो भारत में जिस चीज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, IAS परीक्षा, इसको क्या बोला जाता था, ICS बोला जाता था। ठीक है, तो इनको अपॉइंट कौन करता था, इनको अपॉइंट करने की शक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी, मतलब जो कंपनी के शेयरधारक थे उनके पास ये अपॉइंट करने की शक्ति थी। तो अब सरकार ने क्या किया, सिविल अधिकारियों के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई कि अब कोई भी परीक्षा देके सिविल अधिकारी बन सकता है। तो कंपनी के हाथ से ये बहुत बड़ी शक्ति गई। उसके बाद कंपनी को शासन का अधिकार तो दिया, ये कहा गया कि अब भारत में शासन कीजिए, लेकिन इसमें समय का वर्णन नहीं किया गया। तो यहाँ पे सीधा संकेत क्या जा रहा था कि अब जो है कंपनी का शासन किसी भी समय सरकार समाप्त कर सकती है।
अगला क्या किया गया, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको विधायिका और कार्यपालिका में बांट दिया गया। जैसे आज वर्तमान समय में कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास होती है और कानूनों को एग्जीक्यूट करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है, तो ये प्रावधान यहां से कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें 6 सदस्य थे। उन 6 सदस्यों में से जो 4 सदस्य हैं वो प्रांतों से आते थे। अब आप कहेंगे 4 प्रांत कौन कौन से हुए, मतलब यहाँ पे क्या किया गया कि जो 4 प्रांत हैं उनमें से भी सदस्य गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें बैठेंगे। जैसे वर्तमान समय में राज्यसभा में राज्यों से चुन के सदस्य जो जाते हैं वो राज्यों के वहां पे हित के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से 4 प्रांत थे, सबसे पहले बंगाल हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया और चौथा प्रांत था आगरा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, मतलब ये जो 4 सदस्य जो प्रांतों से आ रहे हैं, जो गवर्नर जनरल की विधायिका है, उसको क्या कहा जाने लगा, उसको कहा जाने लगा भारतीय विधान परिषद या फिर भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। जो ब्रिटेन की संसद में कानून बनाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती थी वही प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जाने लगी। इसके बाद क्या होता है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है और कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो जाता है। उसके बाद भारत में ताज का जो शासन है वो प्रत्यक्ष तौर पे शुरू हो जाता है और 1858 से लेकर 1947 भारत के आजाद होने तक भारत में ताज का शासन चलता है। ताज के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे भारत में कौन राज करता है, वायसराय राज करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट लास्ट चार्टर एक्ट था जिसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया। उसके बाद 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। उसके बाद क्या होता है, जो इंग्लैंड की संसद है, मतलब जो ब्रिटेन की संसद है, वो भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर देती है और जो भारत का शासन है वो डायरेक्ट इंग्लैंड की यानी ब्रिटेन की जो रानी या फिर राजा है, यानी जो इंग्लैंड का ब्रिटेन का जो ताज है उसके प्रतिनिधित्व में चला जाता है, मतलब उसके अंडर चला जाता है। तो अब देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है। सबसे पहले तो उस समय क्या घोषणा की जाती है कि अब भारत के जो बाकी राज्य बचे हैं उनमें से किसी भी राज्य को हड़पा नहीं जाएगा और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की जो नीति शुरू की गई थी उसको वापस ले लिया गया कि अब किसी भी अन्य राज्य को हड़पा नहीं जाएगा। ये बात क्लियर कर दी गई ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। तो अब ये जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि यहां से भारत आजाद हो गया? जी नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ इतना हुआ कि हमारे ऊपर एक विदेशी राज कर रहा था, उस विदेशी की जगह दूसरा विदेशी आके बैठ गया, सिर्फ ये हुआ। और भारत में ताज का प्रतिनिधि, अब देखिए जो भारत है, भारत में अब ताज का शासन डायरेक्ट तौर पे प्रत्यक्ष तौर पे शुरू होता है। तो ताज की तरफ से शासन करने वहां का राजा या रानी तो भारत नहीं आएगा, उसका प्रतिनिधि कौन था भारत में, वायसराय। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या भारत से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया? समाप्त नहीं किया गया, सिर्फ पद का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया कि जो गवर्नर जनरल था अब उसके पद का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आए भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो वो बना कैनिंग। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लंदन में भारत के राज्य सचिव का पद स्थापित किया गया। अब देखिए क्या होता था, अब जब ताज का प्रतिनिधि भारत में वायसराय है तो वायसराय के ऊपर एक ऑफिसर बैठा है, वो कौन है, वो है भारत का राज्य सचिव। और वो कहां बैठा है, क्या दिल्ली में, कलकत्ता में या मद्रास में बैठा है? जी नहीं, वो लंदन में बैठा है। तो अब देखिए जो भारत का शासन है वो प्रत्यक्ष तौर पे एक तरह से जो हम देखें तो वो इंग्लैंड से ही चलाया जाने लगा। ठीक है, अब ये जो राज्य सचिव है इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य होते थे जो भारत सचिव की काउंसिल में होते थे। इनका जो भी खर्च होता था वो भी सारा का सारा भारत के खजाने पर ही पड़ता था, यानी भारत की जनता से ही कर वसूल के इनको नौकरियां दी जाती थी, इनको जो टैक्स है इनके ऊपर खर्च किया जाता था। तो उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, इससे जो ब्रिटेन की संसद है वो समझ जाती है कि अब भारतीयों पर जो हमें शासन करना है तो हमें उनको भी कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा शासन में। तो इसके लिए क्या तोड़ निकाला जाता है, सिर्फ 3 साल बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम आ जाता है। इसमें क्या कहा गया, देखिए सबसे पहले जो केंद्रीकरण होता आ रहा था, अब केंद्रीकरण से हम विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, जो मद्रास और बंबई को विधायी शक्ति 1833 के चार्टर एक्ट से बिल्कुल समाप्त कर दी गई थी और भारत को पूरी तरह से केंद्रीकृत भारत के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया था। तो अब क्या कहा गया कि जो मद्रास और बंबई है उनको भी उनकी विधायी शक्ति लौटा दी गई कि अब आप भी कानून बना सकते हैं अपने प्रांतों में। वायसराय की परिषद में 3 भारतीय सदस्य है। ये जो 3 भारतीय हैं, वायसराय की परिषद, देखिए हमने 1853 के चार्टर एक्ट में पढ़ा था कि विधायिका और कार्यपालिका में वायसराय की परिषद को बांट दिया गया। तो अब कानून बनाने वाली बॉडी कौन होगी, वो होगी विधायिका। तो जो वायसराय की विधायिका है उसमें 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पे शामिल किया गया। और वो 3 भारतीय कौन कौन है, देखिए कितने आम इंसानों को शामिल किया गया, सर दिनकर राव, महाराजा पटियाला,
महाराजा बनारस। मतलब ये सिर्फ एक दिखावा मात्र था कि हम भारतीयों को भी कानून बनाने की जो संस्था है उसमें जगह दे रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट मतलब जो बड़े बड़े अमीर लोग थे उनको जगह दी गई। देखिए जिसमें महाराजा राजा चुने जा रहे हैं तो वो 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पे वायसराय की परिषद में जगह दे दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई थी कैनिंग के द्वारा, उसको पक्का कर दिया गया। मतलब पोर्टफोलियो प्रणाली है जो उसके ऊपर कानून बना दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली जैसे वर्तमान में चलती है कि रक्षा मंत्रालय एक व्यक्ति को दे दिया गया, गृह मंत्रालय दूसरे को दे दिया गया, वित्त मंत्रालय दूसरे को दे दिया गया और एक मंत्री अपने कार्यों के लिए अपने मंत्रालय के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको दे दी गई। तो पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 के बाद शुरू कर दी गई। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो वायसराय को एक अधिकार दिया गया कि वो किसी से भी बिना पूछे क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। उस अध्यादेश की जो वैलिडिटी है जैसे अब वर्तमान में 6 महीने होती है, उस समय भी ऐसा ही प्रावधान था। वायसराय की परिषद को जो संख्या है उसको बढ़ा दिया गया। हम जैसे पिछले 1853 वाले में हमने पढ़ा था कि 6 सदस्य होते थे, अब 6 से 12 सदस्य होने लगे। 6 से 12 सदस्यों के बीच बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया अलग अलग समय पे। तो ये हो गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद बहुत साल बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बीच में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। तो वहां पे क्या दबाव पड़ रहा था कि भारतीयों को भी शासन में जगह दी जाए। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी मांगे वहां पे रखी जा रही थी। तो कुछ भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट क्या सिर्फ भारतीयों को बहकाने के लिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम बनाया गया। इससे वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब 10 से 16 सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी में होने लगे। ठीक है, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया, लेकिन ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। इलेक्शन का मतलब यह नहीं है कि जैसे वर्तमान में आज आप अगर 18 साल के हैं तो आप जाके वोट डाल सकते हैं। उस समय सिर्फ कुछ चंद चुनिंदा लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। और जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था इसमें कहीं पे भी इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का, प्रश्न का अधिकार था, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। अब आप एक बात बताइए, जब आपको मतदान का मतलब किसी चीज को आप रोक ही नहीं सकते, किसी चीज के आप अगेंस्ट वोट ही नहीं दे सकते, किसी चीज के आप पक्ष में वोट ही नहीं दे सकते, तो आपको अधिकार का क्या करना है? आचार तो आप उसका डालोगे नहीं। ठीक है, तो सिर्फ कहने के लिए कि केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य चुने गए हैं वो बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न कर सकते थे, लेकिन कोई हल नहीं होता था क्योंकि वो वोट तो डाल ही नहीं सकते थे। उसके बाद आता है जी 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि भारत में जो वायसराय था वो था मिंटो और जो राज्य सचिव था भारत का जो लंदन में बैठता था वो था मार्ले। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, 16 से 60 सदस्य कर दिए गए। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, अब सदस्य 2 तरह के होते थे, सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य वो होते थे जो चुन के आते थे और सरकारी सदस्य वो होते थे जिनको सरकार अपने आप निर्वाचित करती थी। तो जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा तो दी गई, लेकिन जो बहुमत होता था वो सरकारी सदस्यों के फेवर में होता था। मतलब सरकारी सदस्यों की जो सरकार चुनती थी वो ज्यादा संख्या में होते थे। केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों की अधिकता होती थी, लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषद है उनमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा होती थी। अब आप कहेंगे तो प्रांतों में तो फिर काम भारतीयों के हक में होने लगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता था। प्रांतों में अगर आप कुछ काम करोगे, ठीक है, आपने कोई ना कोई काम कर दिया, हम मतलब हमने जो चुन के भेजे थे उन व्यक्तियों ने हमारे हित में कोई काम कर दिया, लेकिन भाई ऊपर वायसराय बैठा है वो विटो कर सकता है, उसके ऊपर भारत का राज्य सचिव बैठा है वो काम को रोक सकता है। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को जगह दी गई और वो कौन थे? वो थे एसपी सिन्हा, यानी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए, जो 1861 में जगह दी गई थी 3 भारतीयों को, जो हमें पढ़ना होता है, ये दी गई थी विधायिका में, मतलब कानून बनाने वाली बॉडी में। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी में सबसे पहले सिर्फ एक व्यक्ति को जो जगह दी गई वो कब देनी शुरू हुई? 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। और आपको नाम भी पता होना चाहिए कि नाम था एसपी सिन्हा। अगर पूछा जाए वो किस सदस्य के तौर पे, जैसे पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू हुई थी तो उसका क्या काम था, वो था विधि सदस्य के तौर पे उसको शामिल किया गया था। फिर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया कि कुछ सीटें ऐसी की गई जहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुने जा सकते थे और उसको चुनते भी मुस्लिम थे। ये भारत में फूट डालने की नीति थी। यहां से अंग्रेजों ने फूट डालना और राज करो की जो नीति है उसको खुलकर समर्थन दे दिया था। ठीक है, फिर प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यह सिर्फ क्यों किया जा रहा था? ताकि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा वर्गों में बांटा जा सके, उनकी एकता न कायम हो सके। ये बातें यहाँ पे की गई थी। और यहाँ पे 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन के खिलाफ भंग आंदोलन हुआ था। इसको रोकने के लिए, इसके प्रभाव को कुछ कम करने के लिए ये सब चीजें की जा रही थी ताकि भारतीयों में फूट पाई जा सके और वो
सही तरीके से काम न कर सके, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष न कर सके, राष्ट्रवाद को बढ़ावा न मिले, ये सारी की सारी चीजें इसका मोटिव होती थी। तो ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में सामने आए, उनके बाद आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आए, जिनको भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय लंदन में भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, जिसको हम गवर्नर जनरल के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे वर्तमान समय में भारत की संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उस समय से ये व्यवस्था की गई। जैसे पहले जैसे आज राज्यसभा है, उस समय राज्य परिषद होती थी जिसके 60 सदस्य होते थे, और केंद्रीय विधायिका जैसे आज वर्तमान में लोकसभा के 543 सदस्य हैं, उस समय केंद्रीय विधायिका के 144 सदस्य बनाए गए। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं? इसमें जो विषय होते हैं, प्रांतों के हिस्से जो विषय थे, उनको आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया। आरक्षित विषयों में वे विषय रखे गए जो महत्वपूर्ण विषय थे, और हस्तांतरित में ज्यादा महत्वपूर्ण जो विषय नहीं थे उनको शिफ्ट कर दिया गया। आरक्षित विषयों में जो भी कानून बनाने होते थे उनको कौन बनाता था? उनको गवर्नर, जो अब गवर्नर के पास भी कार्यकारी परिषद थी, उनकी सहायता से उस पर काम करता था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे उनमें काम तो गवर्नर को ही करना होता था, लेकिन उसमें जो मंत्री चुने जाते थे इलेक्शन के द्वारा, उनकी सलाह ली जाती थी। तो ये इसमें फर्क था। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होने आवश्यक कर दिए गए। 1909 वाले में 1 सदस्य होना जरूरी था, लेकिन अब 3 सदस्य आवश्यक कर दिए गए 6 सदस्यों में से, मतलब 50-50 हो गया। अब देखिए, ये जो सदस्य चुने जाते थे, इनमें से ज्यादातर सदस्य अब डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाने लगे। सांप्रदायिक आधार पर भारत को बांटने का और ज्यादा कार्य किया गया। अन्य वर्गों को भी, जैसे सिखों को भी सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण, मतलब क्या कर दिया गया? सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को बढ़ाया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का जो कार्यालय है वो बनाया गया, और इसको कौन से विषय दिए गए? जो भारत के राज्य सचिव के पास सारे के सारे कार्य थे, उनमें से कुछ कार्यों को काटकर भारत के उच्चायुक्त को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। जैसे वर्तमान में हमारे भारत देश में सभी के पास वोट की जो वैल्यू है वो समान है, उस समय ऐसा नहीं होता था। इलेक्शन जरूर होने शुरू हो गए, लेकिन जो इलेक्शन में वोट देगा उसका क्राइटेरिया निश्चित किया गया कि एक लिमिट सेट कर दी गई कि अगर आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो ही आप वोट डाल सकते हैं। यदि आप एक अच्छी मात्रा में कर देते हैं तो वोट डाल सकते हैं। यदि आपके पास एक लिमिट से ऊपर संपत्ति है तो ही आप वोट डाल सकते हैं। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, हमारे भारत का जो संविधान है, यहां से उसमें बहुत बड़ा हिस्सा लिया गया है। भारत के संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो लास्ट अधिनियम था। इसके बाद तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ गया, तो ये लास्ट था, इससे बहुत बड़ा हिस्सा लिया गया है। अगर हम बोले तो आजादी के पहले भारत का लघु संविधान की संज्ञा हम इसको दे सकते हैं। आजादी के बाद अगर भारत का लघु संविधान बोला जाता है तो वो बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ये भी बात आपको याद रखनी है। इसमें क्या किया गया? जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और प्रांतों में द्वैध शासन को तो समाप्त कर दिया गया, मतलब प्रांतों की जो स्वायत्तता है वो बढ़ा दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन को शुरू कर दिया गया। ठीक है। ये रिकमेंडेशन किसकी थी? ये रिकमेंडेशन थी साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आया था, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन है वो गलत है, उसको समाप्त कर दो, इसकी जगह आप केंद्र में द्वैध शासन को शुरू कर दो। ठीक है। विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। जैसे वर्तमान में भी भारत की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो वो विषय यही से लिया गया है कंसेप्ट। केंद्रीय सूची में उस समय 59 विषय होते थे, राज्य सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36 विषय होते थे। हाँ, आज इसमें एक फर्क है। अब जो अवशिष्ट विषय है, मतलब कुछ ऐसे विषय जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए हैं लेकिन फ्यूचर में आ सकते हैं, तो वर्तमान में हमारे भारत देश के संविधान में क्या प्रावधान है कि यदि ऐसा कोई विषय सामने आता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रावधान किया गया था? यहाँ पे सबसे शक्तिशाली कौन था? सबसे शक्तिशाली तो वायसराय था। तो जो अवशिष्ट विषय है उन पे कानून बनाने का अधिकार वायसराय के पास ही था। ठीक है। अब देखते हैं, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। जैसे वर्तमान में भी हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं उनमें से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद भी है और क्या है, विधानसभा भी है। तो उस समय भी 11 प्रांत भारत में थे, जिनमें से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। संघीय न्यायालय, संघीय बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। उसके बाद जो भारत का संघीय बैंक, यानी जैसे आज वर्तमान में रिजर्व बैंक है, तो उस समय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपको पता होना चाहिए कौन सा कमीशन रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए बनाया गया था। और सबसे पहले, आज जैसे वर्तमान में मुंबई में
आरबीआई का हेडक्वार्टर है, तो उस समय हेडक्वार्टर कहां पे होता था? जैसे कलकत्ता में होता था। कलकत्ता से बंबई में कब स्थानांतरित हुआ? 1937 में हुआ। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। मैंने कहा प्रावधान किया गया, लेकिन ये फिजिबल नहीं हो पाया। अब देखिए उस समय भारत में क्या था, कुछ स्थान तो ऐसे थे, मतलब कुछ क्षेत्र तो ऐसा था जहां पे जो अंग्रेज लोग हैं वो डायरेक्ट तौर पे शासन करते थे, लेकिन हमारे भारत देश के बहुत बड़े हिस्से पर राजा महाराजाओं का भी शासन चल रहा था। तो उनको क्या कहा गया कि आप और हम मिलके एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसमें आने से राजा महाराजाओं ने स्पष्टतः मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो ये यहां पे नहीं हो पाया। तो ये था जी हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो यहीं तक आएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।